हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को, जिसमें आज हम लोग डीपीएसपी को स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। गुड मॉर्निंग कमल, राना, बाकी बच्चे भी एक बार जुड़ जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 32 तक, और फिर हम आर्टिकल 33, 34, 35 की बात करेंगे, फिर हम डीपीएसपी के अंदर मूव करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। दूसरा, पर्सन एम्प्लॉयड इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस फोर्सेस and person employed with communication system। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। विशाल, प्रतिभा, शोयल, शबाना, अनुज, नीलम, पंकज, पूनम, श्वेता, नलिन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सचिन, देखिए, हम लोग जब बात करते हैं, पार्लियामेंट को यह पावर है आर्टिकल 33 के तहत कि अगर कोई सैन्य बल में लोग काम कर रहे हैं, लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसमें अगर काम करने वाले जो सेना के जवान हैं, उनके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय पार्लियामेंट। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है, जैसे मान लीजिए आपके उसमें कोई विसर्जन हो रहा है, गणेश चतुर्थी का विसर्जन हो रहा है, या फिर कोई भी शहर में कुछ दिक्कतें आ गई है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो उन जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिनको एम्प्लॉय किया गया, जिनको लगाया गया है, उनके फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है? रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। उसके फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है? प्रतिबंधित कर सकती है। तीसरा, इंटेलिजेंस फोर्सेस को गुप्तचर बल लाइक आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, लाइक रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, लाइक सीबीआई, ये जो इंटेलिजेंस फोर्सेस के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और चौथा, याद रखिएगा, जो संचार प्रणाली को बरकरार रखने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, लाइक इसरो, डीआरडीओ, है ना, ऐसी जो संस्थाएं हैं जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम को बरकरार रख रही है, उनके फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है? रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि अभी यूट्यूब पर हमारी मतलब जो है 2 घंटे का अभी मैराथन सेशन चल रहा है, जिसमें कि अभी मैंने जस्ट पॉलिटी को कंक्लूड किया है। पॉलिटी के 20 बेहतरीन सवालों को वहां पर कराया है, और बाकी अभी अमरेंद्र सर आपको हिस्ट्री के सवाल करवा रहे हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अगर आपको हिस्ट्री के सवालों को प्रैक्टिस करनी है, यू कैन, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। आप इसे बाद में भी देख सकते हो, या फिर आप इसे देख के बाद में उसे अवश्य देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सवाल है वहां पर, है ना, जो यूट्यूब पर आपको करवा रहे हैं। हर ऑलमोस्ट अब ये आपका जो सेशन है हर सैटरडे को चलेगा, है ना।
हर सैटरडे को ये मतलब सेशन आपका चलेगा 2 घंटे का या 3 घंटे का। हिस्ट्री एंड पॉलिटी और साइंस या ज्योग्राफी, कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मतलब चलता रहेगा ये, ठीक है। आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, है ना। केजीएस डिफेंस, है ना, केजीएस डिफेंस सूर्या जी, ओके, केजीएस डिफेंस है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ये बात समझ में आ गई सभी को? क्वेश्चन को जरूर करना है जाकर वहां पर, क्वेश्चन को जरूर करना है आपको, है ना। अगले मुद्दे पर चलें। आगे चला हम लोग। टाइम मतलब ये 10 से 12 होता है नॉर्मली, 10 से 1 होता है ना। आप सैटरडे को विजिट कर लिया करिए चैनल को, है ना। सामान्यतः सैटरडे को आपको वहां पर मैराथन सेशन मिलेगा 2 घंटे 3 घंटे का, और उसमें काफी अच्छे सवाल कराए जाते हैं, है ना। हाँ विश्व जी, पीवाईक्यू भी होता है ना। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करें। नेक्स्ट है दोस्तों, बात करते हैं तो याद रखिएगा आर्टिकल 34 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 34 ये बात करता है मार्शल लॉ की, मार्शल लॉ या फिर इसे मार्शल कानून कहते हैं। मार्शल लॉ की जब बात करता है दोस्तों तो याद रखिएगा मार्शल लॉ क्या है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मार्शल लॉ, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मार्शल लॉ। यानी कि मार्शल लॉ का क्या मतलब है, मार्शल लॉ की क्या परिभाषा है, इसका कोई मतलब परिभाषा नहीं है ना हमारे संविधान में। इसको लिया कहां से, इसे हमने ब्रिटेन से लिया है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को लिया कहां से, ब्रिटेन से लिया। याद रखिएगा मार्शल लॉ को लगाने का कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है हमारे संविधान में। मार्शल लॉ को लगाने का कोई ग्राउंड मेंशन नहीं, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। यानी हमारे संविधान में यह मेंशन नहीं है कि मार्शल लॉ किस ग्राउंड पर लगाया जाएगा। अभी बस लिखना है आपको, हम समझेंगे उसे, समझेंगे पूरे डिटेल में समझेंगे, बस अभी आप लिखिए। चौथा याद रखिएगा मार्शल लॉ को कभी इंपोज नहीं किया गया, यानी मार्शल लॉ को कभी इंपोज नहीं किया गया है। यानी मार्शल लॉ नेवर इंपोज्ड इन इंडिया, यानी मार्शल लॉ को भारत में कभी इंपोज नहीं किया गया है ना। मार्शल लॉ को कभी इंपोज नहीं किया गया है भारत में, है ना। ये पॉइंट पहले लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। अज्जू देखिए यहां पर हमारा पहले थ्योरी जो है ना वो कंप्लीट हो जाए ना, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट हो जाए वो ज्यादा जरूरी है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर अभी रेगुलर कर देंगे उसे, वीक में 3 डेज कर देंगे जल्दी, है ना। वीक में जल्दी 3 डेज कर देंगे उसको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताइए। अभी हम इसे समझेंगे पूरा डिटेल में, पहले आप लिख लो, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा मार्शल लॉ को पूरे भारत में नहीं लगा सकते, पूरे भारत में नहीं लगाया जा सकता। इट कैन नॉट इम्पोज इन होल इंडिया, नहीं लगाया जा सकता, इसे नहीं लगाया जा सकता है। इसे भारत के किसी क्षेत्र में, इसे भारत के किसी क्षेत्र में लगा सकते हैं, भारत के किसी क्षेत्र में लगा सकते हैं। यानी कि देखिए जो मार्शल लॉ है ना, मार्शल लॉ की जब बात करते हैं, मार्शल लॉ पूरे भारत में नहीं लगा सकते हैं, इसे भारत के किसी हिस्से में, भारत के किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। ठीक है सर, अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगेगा तो क्या होता है, याद रखिएगा अगर किसी क्षेत्र में, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों के
फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाते हैं। यानी कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ को लगाया गया, मार्शल लॉ को लगाने के बाद क्या होता है, उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो मार्शल लॉ है, हमारे संविधान में मार्शल लॉ का कोई डेफिनेशन नहीं है विशाल, कि ये मार्शल लॉ का डेफिनेशन, हमारे संविधान में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, और ना ही हमारे देश, हमारे संविधान में इसका कोई ग्राउंड है कि आखिर मार्शल लॉ को किस ग्राउंड पर लगाया जाएगा, और ना ही इसे अभी तक हमारे देश में कभी लगाया गया है ना। हमें बस इतना पता है कि मार्शल लॉ जब भी कहीं पर लगेगा तो लोगों के फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। मार्शल लॉ जो है पूरे देश में नहीं लगा सकते हैं, भारत के किसी क्षेत्र में लगा सकते हैं, भारत के किसी छोटे से हिस्से में लगा सकते हैं मार्शल लॉ को। इतना बस हमें पता है, क्योंकि हमारा संविधान बस इतनी ही जानकारी देता है। दोस्तों सवाल उठता है सर कि मार्शल लॉ क्या और नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, इसमें क्या क्या अंतर है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है? तो अभी हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मार्शल लॉ, मैंने वही बताया रोहन, अभी इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूं, हमारा संविधान डिफाइन नहीं करता मार्शल लॉ को, तो हाँ मैं क्या अपना डेफिनेशन दे दूं? नहीं दे सकता। मार्शल लॉ क्या क्या ग्राउंड है, यह भी हमारा संविधान नहीं बताता कि किस ग्राउंड पर इसे लगाया जा सकता है। कि मैं आपको बता दूं कि मार्शल लॉ जो है कि उसका ये ग्राउंड है। हमारा संविधान कहता है कि मार्शल लॉ जो है उसे पूरे भारत में नहीं लगा सकते, उसे भारत के कुछ हिस्से में लगा सकते हैं। मार्शल लॉ जो है उसमें अगर कहीं पर मार्शल लॉ इंपोज होता है तो लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। हाँ डेफिनेटली, है ना। जो अगर मार्शल लॉ लगेगा तो हो सकता है वहां पर आपके आर्टिकल 20 एंड 21 भी सस्पेंड हो, क्योंकि ऐसा यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। नेशनल इमरजेंसी में है एक्सेप्शन कि नेशनल इमरजेंसी में आपका आर्टिकल 20 एंड 21 वे आपका सस्पेंड नहीं होगा, उसे आपको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन मार्शल लॉ जो है ना, ये अभी तक लगाया नहीं गया है। जब भी लगेगा ऐसा, है ना, जब भी ऐसा इंपोज होगा तो हम बात करेंगे कि अच्छा इस दौरान ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते थे या ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हुआ, है ना। अभी तक इसे लगाया ही नहीं गया है, तो ना ही इसका कोई ग्राउंड है, ना इसका कोई डेफिनेशन है, बट ये कहता है कि इसे भारत के किसी क्षेत्र में लगा सकते और इस दौरान लोगों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, दैट्स इट। तो हमें भी इतना याद रखना है। दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं अब मार्शल लॉ और जो नेशनल इमरजेंसी है, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी की जब बात करते हैं तो मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी, इसका क्या इसके बीच में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, इसको लगाने का कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कि नेशनल जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ किस ग्राउंड पर लगाया जाएगा, इसका कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। जबकि जो आपका नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी का इसको लगाने का ग्राउंड हमारे संविधान में मेंशन है, हमारे संविधान में मेंशन है। 3 ग्राउंड पर लगाया जा सकता है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। दूसरा जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ को पूरे देश में नहीं लगा सकते, मार्शल लॉ को पूरे देश में नहीं लगा सकते, यानी मार्शल लॉ जो उसे पूरे देश में नहीं लगा सकते हैं ना, इसे भारत के किसी छोटे से हिस्से में लगा सकते हैं। ठीक, सबाना इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मार्शल लॉ का कोई ग्राउंड नहीं है, हमारा संविधान नहीं बताता है कि इस ग्राउंड में किस कंडीशन में लगेगा। मैं कैसे बता दूं आपको कि इस कंडीशन में ये लग सकता है, जब हमारा संविधान ही नहीं बात करता है, हमारे संविधान ने ही नहीं बताया है, ना ही ये कभी लगा है, तो मैं आपको अपने मन से बता दूं कि हाँ इस कंडीशन में लग सकता है या इस कंडीशन में लग सकता है, नहीं बता सकता, है ना। क्लियर। तीसरी बात करें तो यहां पर याद रखिएगा, जो नेशनल इमरजेंसी है इसे पूरे भारत में लगाया जा सकता है, इसे पूरे
भारत में लगाया जा सकता है, इसे पूरे भारत में लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ क्या होता है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। यानी कि जब कहीं पर मार्शल लॉ लगेगा तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं ना, उनके फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों, कहां पर गवर्नमेंट ने लगाई है मार्शल लॉ, लगाएगी कैसे, तो जब लगाएगी तब बात करेंगे, है ना। किस कंडीशन में लगाती है गवर्नमेंट, अभी तक लगा नहीं है सबाना जी, है ना। गवर्नमेंट ने अभी तक कभी इसे इंपोज नहीं किया है ना, इसको लेकर कोई कानून ऐसा कुछ नहीं बनाया है ना। तो जब लगाएगी गवर्नमेंट तब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने किन किन ग्राउंड्स पर लगाया है उसे। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट प्रभावित होते हैं। फंडामेंटल राइट तो सस्पेंड होती है ना, और केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध या सेंटर स्टेट रिलेशन भी प्रभावित होते हैं। केंद्र राज्य संबंध भी प्रभावित होते हैं। इसमें जो है केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन, ये भी क्या होता है, प्रभावित होता है। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार राज्यों को क्या कर सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है, ऑर्डर्स जारी कर सकती है ना। उनको कह सकती है कि आपके जो आपके कोई भी वहां पर जो गवर्नमेंट है उसको कह सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आप हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना। यहां पर क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध भी क्या होता है, प्रभावित होता है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। लेकिन मार्शल लॉ के केस में केंद्र राज्य संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? आ गया सभी को समझ में? पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे, बात करते हैं आर्टिकल 35 और फिर हम लोग चलेंगे डीपीएसपी पर। हाँ जी, आगे चलें। कैन आई मूव? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है श्रद्धा, हाँ, केंद्र सरकार लगा सकती है ना। ठीक है, यस हो सकता है सौरभ, क्योंकि अभी तक लगा नहीं है तो इसके ऊपर कुछ बात नहीं करी गई है ना। जब लगेगा तो अगर गवर्नमेंट करती है तो वहां पर आपका देखा जाएगा, मे भी किया जा सकता है ना। ठीक है सौरभ जी, चलिए। अब है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 सिंपल है, फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविजन को, सिंपल है, फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविजन को लागू करने के लिए, सिंपल है, फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविजन को लागू करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान, कानून बनाने का मतलब अधिकार सिर्फ किसे है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसे है, सिर्फ पार्लियामेंट को है। सिर्फ किसे है, पार्लियामेंट को है, सिर्फ संसद को। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 35। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार हमारे देश में लगा है, 3 बार लगा है अभी तक। इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी की। चला आगे। अरे इसमें सिंपल इतना याद रखना है, अगर फंडामेंटल राइट का कोई प्रावधान है उसको अगर लागू करना है तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे है, पार्लियामेंट को है, और नहीं किसी को है। बिल्कुल सोहेल, आपने बिल्कुल सही बताया, 1962
इंडो चाइना वॉर हुआ था उस आधार पर लगा था। 1971 इंडो पाक वॉर हुआ था बांग्लादेश के मैटर पर, उसमें हुआ था। और 1975 इंदिरा गांधी ने लगाया था, है ना। ठीक है, आगे चलें। सर मार्शल लॉ को जब कभी इंपोज किया जा सकता है तो इसे हटा देंगे संविधान से। ये पार्लियामेंट के ऊपर है ना। पार्लियामेंट अगर चाहे हटाने का तो हटा सकती है। ठीक नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स हैं सोनू, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये 3 आधार है जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपात को लगाते हैं। हम लोग बात करेंगे आगे जब नेशनल इमरजेंसी पे आएंगे, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे उसे। अब है अगला डीपीएसपी। डीपीएसपी या जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान से देखिए समझिए यहां पर ये किसमें है। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा किसमें है, अंडर पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। और इसे हमने कहां से लिया है, तो इसे हमने आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड ने कहां से लिया है, आयरलैंड ने दोस्तों इसे लिया था स्पेन से। आयरलैंड ने कहां से लिया था इसे, स्पेन से लिया था। आपके मन में सवाल उठेगा सर व्हाट इज डीपीएसपी एट ऑल। ये डीपीएसपी एक्चुअली में है क्या, नाम में ही देखिए लगा हुआ है, डायरेक्टिव्स पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको आप ध्यान से पढ़िए। स्टेट जब अपना पॉलिसी बनाएगी, स्टेट जब अपना पॉलिसी बनाएगी तो उसे किन सिद्धांतों का ध्यान रखना है, वो किसमें दिया गया, वो दिया गया किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। राज्य जब अपना कोई पॉलिसी बनाएगी तो वो क्या करेगी, वो इन इन प्रावधानों का, इन इन चीजों का क्या रखेगी, ख्याल रखेगी। ठीक है किसमें किस मत से अमेंड किया जा सकता है राकेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब बात करते हैं, ये वैसे प्रोविजंस हैं, वैसे प्रावधान हैं जो राज्य क्या करेंगे, अपने पॉलिसी मेकिंग के दौरान क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यानी राज्यों को अपने नीतियों के निर्माण के समय जिन प्रावधानों का ध्यान रखना है वो किसमें है, वो आपके डीपीएसपी के अंदर है। वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है ना। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट जो होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा होता है, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है राकेश जी। हम बात करेंगे अमेंडमेंट चैप्टर में कि किस प्रावधान में, किस संविधान के किस हिस्से में कैसे संशोधन हो सकता है, जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कितने तरीके हैं, किन तरीकों से कहां पर संशोधन होगा, सब बात करेंगे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के क्या फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी के विशेषता, डीपीएसपी के लक्ष्य, फीचर्स ऑफ डीपीएसपी या डीपीएसपी की विशेषता है। तो सबसे पहला याद रखिएगा, इट इज एड्रेस टू स्टेट। ये किसे दिए गए हैं, तो याद रखिएगा राज्यों को दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं, राज्यों को दिए गए हैं। राज्यों को दिए गए, इसका मतलब क्या कि ये एड्रेस किसे है हमारे संविधान में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे फंडामेंटल राइट की बात करें, जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो किसे, नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं। सिटीजन्स मतलब जो सिटीजन है, कुछ फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो ये डीपीएसपी है, ये किसके लिए हमारे संविधान में, राज्यों के लिए दिए गए निर्देश है। राज्यों के ये निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन के समय, आप अपने पॉलिसी मेकिंग के समय इन बातों का ध्यान रखिएगा। और ये याद रखिएगा कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट के लिए, दीज आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टेट, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टेट। यानी कि ये राज्यों के लिए कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि राज्यों के लिए सकारात्मक निर्देश है, राज्यों के लिए सकारात्मक निर्देश है। कहेंगे सर व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, ये राज्यों के लिए सकारात्मक निर्देश है।
दोस्तों फंडामेंटल राइट वो क्या था? नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस है स्टेट के लिए, नकारात्मक प्रावधान थे स्टेट के लिए, नकारात्मक निर्देश थे स्टेट के लिए, क्योंकि वो स्टेट के पावर को लिमिट कर रहे थे। यानी कि अगर आप फंडामेंटल राइट, अगर राज्य आपके फंडामेंटल राइट को प्रदान नहीं कर रही है, आपके मौलिक अधिकारों को प्रदान नहीं कर रही है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब आप क्या कर सकते हैं? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके क्या कर सकते हैं? आप अपने उस फंडामेंटल राइट को वापस मांग सकते हैं जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में। अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो, यानी कि वो स्टेट के पावर को क्या कर रहा था? लिमिट कर रहा था, स्टेट की शक्तियों को क्या कर रहा था? सीमित कर रहा था कि स्टेट को ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। स्टेट, लेकिन जब डीपीएसपी की बात करते हैं, जो डीपीएसपी के प्रावधान हैं, डीपीएसपी के जो प्रोविजंस हैं, इसको लागू करना या लागू नहीं करना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दोस्तों किसके ऊपर? याद रखिएगा, स्टेट के ऊपर। स्टेट अगर चाहे तो इसे लागू करेगी, अगर स्टेट नहीं चाहे तो लागू नहीं करेगी। एक्चुअली में याद रखिएगा, एक कमेटी, सप्रू कमेटी जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय एक सप्रू कमेटी बनाई गई थी तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, और तेज बहादुर सप्रू कमेटी, उन्होंने कहा कि ये जो डीपीएसपी के प्रोविजंस हैं, इसको क्या रखा जाए? इसको नॉन इन्फोर्सिएबल रखा जाए, इसको नॉन जस्टिसिएबल रखा जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमारा देश जो आजाद हो रहा है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम इन प्रोविजंस को संविधान लागू होते ही क्या कर सकें? इंप्लीमेंट कर सकें। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता जाएगा, जैसे जैसे हमारे पास क्या आता जाएगा? संसाधन आते रहेंगे, हम इन प्रावधानों को क्या करते रहेंगे? लागू करते रहेंगे। क्लियर? यानी कि ये जो है कैसा, ये नॉन जस्टिसिएबल है। किसके द्वारा? नॉन जस्टिसिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, नॉन जस्टिसिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि आप इसको लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय के द्वारा। अब न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि आप इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और ऐसा किसके रिकमेंडेशन पर? इसे नॉन जस्टिसिएबल किसके रिकमेंडेशन पर बनाया गया? किसके रिकमेंडेशन पर बनाया गया? तो याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या करता है एक्चुअली में? ये दोस्तों प्रमोट करता है किस कॉन्सेप्ट को? याद रखिएगा, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये प्रमोट करता है किसे? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। यानी कि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। कौन? डीपीएसपी। क्योंकि इसके अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को क्या करता है? बढ़ावा देता है, ये बढ़ावा देता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, ये जो डीपीएसपी है, ये क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? प्रमोट कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्रमोट कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। यानी कि ये क्या करता है? ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देता है। क्योंकि जो डीपीएसपी के जो प्रोविजन हैं वो दोस्तों किससे संबंधित हैं? वो दोस्तों लोगों के कल्याण से संबंधित है, जो सरकार के द्वारा संदीप थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, है ना? समझा रहे हैं, समझ मतलब जो समझा रहे हैं उसको पहले समझ लो। बीच में एकदम मैं समझा रहा हूं, तुम बीच में अपने डाउट पूछ रहे हो, क्या है ये? मुझे पता है आपके अंदर आपको ज्यादा ज्ञान है, हो सकता है, लेकिन जो समझा रहे हैं पहले उसे समझ लो, फिर अपने डाउट्स पूछ। जब मैं पूछूंगा कि कोई डाउट है तो बताना क्या क्या डाउट है, मैं बताऊंगा डाउट। बीच में मैं समझा रहा हूं, सर डीपीएसपी को हटाया जा सकता है, सर डीपीएसपी में क्या है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग डाउट चल रहा है बीच में। इतने जज्बाती क्यों हो तुम लोग? पेशेंस रखिए, सीखना है तो यू हैव टू, अगर आपको सीखना है चीजों को तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
ये नहीं कि बीच में मैं समझा रहा हूं, आपका अपना चल रहा है कहानी कि सर ये क्या है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। What is this? इतना मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको कि डीपीएसपी जो है, याद रखिएगा, ये पॉजिटिव, ये क्या है, राज्यों को दिए गए हैं। राज्यों के लिए क्या है, ये सकारात्मक निर्देश है। ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। इसका मतलब क्या कि अगर जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को लागू कराने के लिए आप कोर्ट में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते थे। आर्टिकल 32 आपको पावर देता था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ डायरेक्टली, अगर आपके फंडामेंटल राइट आपको नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन आप आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट भी जा सकते थे, आप अपने फंडामेंटल राइट को इंपोज कराने के लिए, फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए। लेकिन जो डीपीएसपी के प्रावधान हैं, इसमें जो प्रोविजंस हैं, लाइक मान लेते हैं आर्टिकल 39D बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, आर्टिकल 42 जो मतलब वर्कर्स हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना, वर्कर्स जो हैं मतलब जो उनको मैटरनिटी महिलाओं को मातृत्व लाभ देना है। आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, आर्टिकल 44 यूसीसी, आर्टिकल 45 ठीक है 6 वर्ष तक के बच्चों के बचपन को बढ़ावा देना, उनके शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 46 एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों का ध्यान रखना है। इसी तरह आर्टिकल 47 जो लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें क्या करता है, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव की बात करता है। 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करता है। ये जितने भी प्रोविजंस हैं, अगर राज्य इन प्रोविजंस को लागू नहीं करे, मान लीजिए राज्य पंचायती राज व्यवस्था को सेटअप नहीं करे, राज्य मान लीजिए एससी एसटी या अन्य कमजोर वर्ग जो हैं उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों का ध्यान नहीं रखे, राज्य मान लीजिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो हैं, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस उनको प्रोहिबिट नहीं करे, राज्य सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से सेपरेट नहीं करे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा नहीं दे, तो क्या आप इसको लागू करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं आप इसको लागू करवाइए? याद रखिए, नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये कहेगा, अगर आप जाएंगे कि सर ये राज्य जो है ना यूसीसी को लागू नहीं कर रही है, सर यूसीसी को लागू करवाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाइए। आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगी भाई साहब ये जो डीपीएसपी के जो प्रावधान हैं दे आर नॉन जस्टिसिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, इसको लागू करने के लिए मैं ऑर्डर जारी नहीं कर सकता, क्योंकि डीपीएसपी के जो प्रावधान है ना इनको लागू करना किसके ऊपर है, राज्य के ऊपर है। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये जो आपका डीपीएसपी के अंदर जो प्रावधान है ये कहता है कि समाज में सामाजिक व्यवस्था को, सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर है उसको बरकरार रखना ये राज्य का काम है। राज्य को प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकना है। राज्य को महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना है। सॉरी, निःशुल्क विधिक सहायता को प्रदान करना है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, राइट टू वर्क प्रदान करना है, कार्य का अधिकार प्रदान करना है, और भी कई सारी चीजें हैं। देखिए, अगर आपसे राज्य, एक्चुअली सरकार को बनाता कौन है, कोर्ट आपसे कहेगी कि जो सरकार है सरकार को चुनता कौन है। सर हम लोग वोट करते हैं, अभी चुनाव होगा और हम ही लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे, हम ही लोग वोट करेंगे और जाकर क्या फिर सरकार बनेगी। तो देखिए, सरकार ने आपके साथ वादे किए, जिस समय आपसे वोट मांगने आई सरकार की, हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आपको हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में आपको हम मतलब राशन देंगे, हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी देंगे, हम हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया प्रदान करेंगे। हम कई सारे वादे किए सरकार ने आपसे, मतलब पॉलिटिकल पार्टी थी उसने आपसे बहुत सारे वादे किए। हम आपको फ्री में बिजली पानी है ना, फ्री में आपको हम राशन देंगे, साथ ही साथ हम आपको बढ़िया एजुकेशन प्रदान करेंगे, बढ़िया हम आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रदान करेंगे, और भी कई सारे वादे किए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम करेंगे। ठीक है, सरकार को आपने चुन और सरकार अपने
उनके इन वादों पर आपने उन्हें वोट दिया कि ये सरकार आएगी, हमें यही चीजें प्रदान करेगी। वो सरकार जब बन जाती है, वो पूरे 5 साल आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती है। वो अपने मगन है अपने काम में, अपना मतलब कोई भी, ना तो वो फ्री एजुकेशन प्रदान कर रही है, ना तो बेटर एजुकेशन प्रदान कर रही है आपको, नहीं आपको बेटर हेल्थ फैसिलिटी दे रही है, ना मुफ्त का राशन, ना मुफ्त का बिजली, ना मुफ्त का पानी, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोर्ट कहती है कि देखिए, अगर कोई सरकार आपसे जो वादे करती है अगर आपको पूरे नहीं करती है, यानी अगर कोई सरकार ये डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू नहीं करती है, तो ये जब दोबारा आपके पास आए वोट मांगने के लिए, आप उसे वापस कर दो, क्योंकि नहीं, हम आपको इस बार वोट नहीं करेंगे, गलती एक बार कर दी है मैंने आपको चुन के, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और आप क्या करें, उस सरकार को सत्ता से हटा सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो डीपीएसपी के प्रावधान है, इसे मैं तो लागू नहीं कर सकता, हमारे न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये आपके न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ये जो जनता की अदालत है ना, जनता की अदालत में उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इन प्रावधानों को लागू नहीं करती है, तो आप उनको करारा जवाब दे सकते हो, आप उनको सरकार से हटा सकते हो। यानी कि इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बट डीपीएसपीज आर जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ पीपल। यानी डीपीएसपी के जो प्रावधान हैं वो न्यायालय की अदालत में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन जनता की अदालत में क्या है, प्रवर्तनीय है। क्योंकि जनता अगर चाहे तो सरकार को क्या कर सकती है, हटा सकती है सरकार को वहां से चुनाव, उसके खिलाफ वोट दे करके। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं कर सकते, है ना। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होती है, अगर मैनिफेस्टो में सरकार अपने घोषणा पत्र में कोई पार्टी ये कहती है कि हम ये चीजें करेंगे, और अगर उसे लागू नहीं करते उसके खिलाफ केस हो, ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है, ऐसे चुनाव सुधार की जरूरत है कि हम नहीं तो 50 वादे करेंगे और जब हम सरकार में आएंगे तो हम आपको क्या करेंगे, आपसे हम कोई वादों को पूरा नहीं किए, तो भाई वादे किए क्यों थे, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर केस होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला जो है, याद रखिएगा, ये क्या करता है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। जो डीपीएसपी के जो प्रावधान है ना दोस्तों, जब हम इसको पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 39D, अगर मैं आर्टिकल 39D की बात करूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आर्टिकल 39D क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन। यानी क्या, महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे। ये किसकी बात करता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, आर्थिक समानता की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 38, राज्य क्या करेगी, समाज में, सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर को बरकरार रखेगी, सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखेगी। कैसे, सोशल जस्टिस प्रदान करके, कैसे इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करके, कैसे पॉलिटिकल जस्टिस प्रदान करके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करके राज्य क्या करेगी, समाज के अंदर सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखेगी। यानी कि यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहा है। अगर दोस्तों कोई गरीब है, कोई पुअर है, अगर उसको लीगल हेल्प चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेंगे। अगर कोई एससी, एसटी या कमजोर वर्ग का है, उसको हम उसके शैक्षिक और आर्थिक हितों का ध्यान रखेंगे। ये क्या आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की क्या कर रहा है, स्थापना कर रहा है। अगर बात करें दोस्तों, हमारे जितने भी डीपीएसपी के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रावधान हैं, ऑलमोस्ट, अब अगर हम वर्तमान की स्थिति की बात करें, नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की स्थिति की, तो सरकार ने सारे के सारे डीपीएसपी के प्रोविजंस को लागू कर दिए, एक्सेप्ट वन। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविजन जो है डीपीएसपी का, वो लागू नहीं हुआ। बाकी ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस को सरकार ने अलग अलग स्कीम के तहत क्या किया है, लागू किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 42, उसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, आर्टिकल 41 उसके लिए मनरेगा है,
आर्टिकल 43 उसके लिए कई सारे मिनिमम वेजेस एक्ट हैं, फैक्ट्री एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, कई सारे ऐसे कानून हैं। आर्टिकल 40 पंचायती राज के लिए क्या है, पंचायती राजों का स्थापना किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन एक डीपीएसपी है जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया, और सरकार का नेक्स्ट जो एम है, नेक्स्ट जो गोल है, उस डीपीएसपी के प्रावधान को लागू करना, और वो डीपीएसपी है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। यानी कि दोस्तों ये जो प्रोविजन है, अगर डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करे सरकार, तो ये क्या करेगी, वेलफेयर स्टेट को क्या करती है, प्रमोट करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देता है, जो कि किसके बारे में सोचती है, जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचती, लोगों के वेलफेयर की बात करता है। देखिए कुछ राज्यों ने लागू किया, जैसे गोवा ने किया, उत्तराखंड ने किया, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश में इसे लागू किया है नहीं। क्या इसके लिए सेंटर में कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं बना? मैं सवाल नहीं समझ रहा हूं विशाल, तुम्हारा क्या सवाल है? चलिए, क्या नहीं समझ आया रोहित तुम्हें? सर क्या डीपीएसपी के कुछ पॉइंट को फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड करते हैं जो जस्टिफाई हो? नहीं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ इसे स्टेट गवर्नमेंट भी लागू कर सकती है ना? स्टेट गवर्नमेंट भी इसे लागू करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लागू कर सकती है ना? जैसे अब देखिए आर्टिकल 47 ये क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेबल ड्रिंक्स या इंटॉक्सिकेबल सब्सटेंस। तो इसे कई राज्यों ने लागू किया है, जैसे बिहार ने प्रोहिबिशन किया हुआ है, और भी कई राज्यों में क्या है, शराबबंदी है, कहीं पर आप गुटखा खैनी बीड़ी ये सब नहीं खा सकते। तो ये राज्य भी लागू कर सकती है और इसे केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है ना? अभी हम आर्टिकल 36 के अंदर स्टेट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो स्टेट के अंदर कोई भी इसे क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ गई? रोहित तुम्हें क्या समझ में नहीं आया भाई? इतना मैंने मतलब इतना डिटेल में बताया, फिर भी आपको दिक्कत समझ में नहीं आया अभी? क्योंकि तुम अभी जस्ट रोहित मेरे हिसाब से अभी आप तुरंत आए हैं क्लास में, सही से बताइए, तुरंत तुम आए हो कि नहीं आए हो? अभी आप अभी जस्ट आए हैं ना, सही से बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। सर जी आप भी तंबाकू को लिख लिया यहां तक सभी ने? चलें, चलिए इसके बाद अगले प्रोविजन की बात करते हैं हम लोग। देखिए विशाल जी, ये हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में कोई भी पार्टी क्या करती है, चुनाव लड़ती है, और चुनाव लड़के वो क्या कर सकती है, सरकार बनाती है। ये हमारे देश में ऐसा नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को ये बोले कि भाई आप आकर ना गवर्नमेंट फॉर्म करो। अगर कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ती है वो, और उसे अगर बहुमत मिलता है तो वो डेफिनेटली फॉर्म करे। ये तो अधिकार हमारे पास है। आपको लगता है कि अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी बढ़िया काम करेगी, आप उसे वोट करिए, आप उसे सरकार में लाइए, है ना? ठीक है, क्लियर? तो ये आपके ऊपर है, आप उसे लागू, आप उसे, आपके ऊपर, आपके पास पावर है ना कि आप वोट करके किससे मतलब उसमें लाते हो, सरकार में लाते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा डीपीएसपी के प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते, दे आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, स्वतः लागू नहीं होते। डीपीएसपी के प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते, यानी कि याद रखिएगा डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए, डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए
स्टेट स्टेट का मतलब क्या है यहां पर? आर्टिकल 12 वाला स्टेट। आर्टिकल 12 का आर्टिकल 36 में जो स्टेट हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 36 में जो स्टेट हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो स्टेट की बात कर रहे हैं। डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए स्टेट कानून बना सकती है। यहां पर स्टेट का मतलब यह मत समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। इस स्टेट के अंदर आपका केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका और ग्राम पंचायत ये भी आएगा, और एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर भारत सरकार के अधीन कोई प्राधिकारी, ये सभी क्या कर सकते हैं? इसको लागू करने के लिए कानून बना सकते हैं। याद रखिएगा डीपीएसपी और फंडामेंटल, डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, यानी कि डीपीएसपी देश के शासन में आधार का काम करते हैं। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया? ऐसा आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी देश के शासन में आधार का कार्य करते हैं। देश के शासन में किसका? आधार का कार्य करते हैं, यानी कि हमारे देश के शासन में किसका काम करेंगे? आधार का काम करेंगे, है ना। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 दोनों में स्टेट का डेफिनेशन सेम। आर्टिकल 12 में जो स्टेट को डिफाइन किया गया फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया फॉर द पर्पस ऑफ डीपीएसपी, है ना। क्लियर? चलिए, तो पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर चलते हैं इसके आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसे प्रिकर्सर ऑफ, डीपीएसपी को प्रिकर्सर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, प्रिकर्सर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे इसे पंचायती राज संस्थाओं का अग्रदूत। हिंदी में क्या कहेंगे? पंचायती राज संस्थाओं का, पंचायती राज संस्थाओं का अग्रदूत, पंचायती राज संस्थाओं का अग्रदूत, है ना। इसे पंचायती राज संस्थाओं का अग्रदूत कहा जाता है। अगला याद रखिएगा, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें इसे क्या कहा गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जब बात करते हैं, ये जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी को जो हमारे संविधान के जानकार लोग हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार लोग हैं, इन्होंने हमारे संविधान को, मतलब जो डीपीएसपी है, उनके प्रावधानों को तीन उसमें बांटा, तीन हिस्सों में बांटा। यह हमारे संविधान में नहीं बांटा गया। डीपीएसपी के अंदर यह नहीं कहा गया है कि डीपीएसपी के तीन पार्ट हों, नहीं। हमारे संविधान ने डीपीएसपी के अंदर जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उसको तीन उसमें बांट दिया। कहा कि ये जो आर्टिकल है, ये सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित है। ये जो आर्टिकल्स हैं, ये गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित हैं, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं।
और ये जो प्रिंसिपल हैं ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर आधारित हैं, यानी कि उदारवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। ये हमारे संविधान के जो विचारक हैं, अलग अलग संविधान के जो जानकार हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। हमारे संविधान में ऐसा नहीं कहा गया कि ये डीपीएसपी के अंदर जो ये आर्टिकल्स हैं ये सोशलिस्ट हैं, ये आर्टिकल्स जो हैं ये गांधीयन हैं, और ये आर्टिकल्स जो हैं ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। ऐसा हमारा संविधान नहीं कहता, बल्कि जो संविधान के डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो हमारे देश के राजनीतिक मतलब उसके संविधान के जानकार लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो इसके आगे बात करेंगे, लेकिन अब हम लोग करेंगे कल की क्लास में, है ना, कल नहीं सॉरी मंडे की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट 2 से 3 क्लास में हमारा डीपीएसपी, लगभग 3 क्लास में डीपीएसपी फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वीक में प्रेसिडेंट में हम लोग मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट वीक में, है ना, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज फिनिश हो जाएगा, तो अगले वीक में हम लोग प्रेसिडेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हो, और नहीं है तो अच्छी बात है। सर डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो सर एक बार श्याम यादव जी का सवाल देखिएगा क्या है। ये इधर इधर वाला सबसे लेफ्ट वाला, इस तरफ, हाँ इसको करिएगा थोड़ा बड़ा। ये ठीक है, नीचे वाला था, अरे नीचे नीचे, हाँ ये जो है, हाँ ये सर जुडिशियल क्यों नहीं, तो बताया सियाराम जी, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई हिस्सा है ना, कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो ऐसा नहीं है कि उसको जस्टिसेबल ही बनाएंगे, सारे हिस्से जस्टिसेबल नहीं हो सकते। मैंने बताया कि हमारे संविधान के, हमारे जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश के पास, जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि उसे हम जस्टिसेबल बना सके। तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने कहा कि इसे हम जस्टिसेबल नहीं रखते, इसे नॉन जस्टिसेबल रखेंगे। जैसे जैसे सरकार के पास रिसोर्स आएंगे, जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन आएंगे, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम मतलब इंप्लीमेंट करते रहेंगे, उसे हम लागू करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। सेकंड लास्ट नहीं आया, सेकंड लास्ट ये मैंने कहा, इसे प्रिकर्सर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं। देखिए, जो प्रिकर्सर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 जो कहता है कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं को गठन करेगी, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करेगी, है ना, और उसको कुछ शक्तियां प्रदान करेगी। और चूंकि आर्टिकल 40 के प्रोविजंस के तहत ही हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में पंचायती राज की स्थापना हुई। आर्टिकल 40 ही क्या करता है, पंचायती राज की स्थापना की बात करता है, और इसी आर्टिकल 40 को लागू करके हमारे देश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण हुआ। इसलिए जो डीपीएसपी, आर्टिकल 40 किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, और इसलिए इस डीपीएसपी को क्या कहता है, प्रिकर्सर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, या पंचायती राज संस्थाओं का अग्रदूत। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर कर दे, तो याद रखिएगा जो मतलब पार्लियामेंट है उसको डिलीट नहीं कर सकती है उस प्रोविजन को, है ना, उसको हटा नहीं सकती है ना। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर कर दे तो संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी के प्रावधानों को हटाया नहीं जा सकता। क्लियर है। एक बार इसका शिवम लोडी का क्या सवाल है देखिएगा, बीच में जो बीच वाला, हाँ ये इससे और थोड़ा ऊपर देखिए, हाँ ये वाला क्या है सर, हम कल पूछ रहे थे कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, इसका मतलब जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट मेंबर्स एंड जो गवर्नर अपॉइंट भी कैबिनेट के सजेशन पर नॉमिनेट किए जाते हैं। डेफिनेटली जो नॉमिनेशन होता है वो भी जो है पीएम जो कहेंगे जिनको जिनको नॉमिनेट करना है उसी के उस पर करेंगे, है ना, और गवर्नर भी उनके नॉमिनेशन मतलब कि बिल्कुल उनके ही सजेशन पर करेंगे। गवर्नमेंट किस कहीं पर गवर्नर किसे अपॉइंट करना है, ये कैबिनेट जो डिसाइड करेगी उसी पर, किसको मतलब राज्यसभा में मनोनीत करना है 12 सदस्य को, जो गवर्नमेंट कहेगी, जो कैबिनेट कहेगी, उसी के रिकमेंडेशन, उसी के सलाह पर हो।
ठीक है शिवम, क्लियर है? और किसी का कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे के मुद्दों की बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।